हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। आज हम लोग देख रहे हैं वन एवं वन्य प्राणी का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग ने देख लिया था रेड डाटा बुक, है ना, और कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोग ने जान लिया था। तो आज देख रहे हैं पार्ट 3 में हम लोग को जानना है वन प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो इससे पहले जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को सेशन अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चाहे आपका जो भी ग्रुप हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, सभी जगह शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, तो देखते हैं आज पार्ट 3 में हम लोग वन एवं वन्य प्राणी संसाधन है ना, चैप्टर का नाम है, जिसका पार्ट 3 देख रहे हैं आज हम लोग। तो पढ़ना क्या, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र। इसमें कहता है कि जो वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाए गए, ठीक है, जिसमें सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिसको लोग पार्क बोलते हैं। ठीक है, कहता है ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना है। कहता है जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कि प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि किया जाए और प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना, कि जिससे इनकी संख्या में वृद्धि की जा सके। ठीक है, ये किसका उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य है। ठीक है, नीचे में पॉइंट है, हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है, 85। अगर पूछ दे हमारे भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, तो 85 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सेकंड है बिहार क्षेत्रीय अभयारण्य। कहते यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं। बिहार क्षेत्र कहने का मतलब घूमने के लिए। ठीक है, कहते हैं एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं। ठीक है, ये कहता है यह निजी संपत्ति भी हो सकती है। कहते हैं क्या, प्राइवेट भी हो सकता है। ठीक है, किसी खास व्यक्ति का भी हो सकता है। भारत में इनकी संख्या 448 है। कहता है ये बिहार क्षेत्र या फिर अभयारण्य है, इसकी संख्या कितनी है, तो 448 है। ठीक है, चलिए थर्ड है जैव मंडल। ठीक है, जैव मंडल कहते हैं यह वह क्षेत्र है जहां प्राथमिकता के आधार पर, ठीक है, जैव मंडल वह क्षेत्र है जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कहता है जैव मंडल यह वह क्षेत्र है जहां प्राथमिकता के आधार पर, ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते, कि जीव जंतुओं का कैसे संरक्षण किया जा सके, इसके लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। भारत में इनकी संख्या कितना है, तो 14 है। ठीक है, भारत में जैव मंडल की संख्या कितना, 14। कहता है विश्व के 65 देशों में लगभग 243 सुरक्षित जैव मंडल है। कहता है विश्व के 65 देशों में, ठीक है, विश्व के 65 देशों में कितने जैव मंडल हैं, तो 243 है। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कुछ राष्ट्रीय प्रमुख उद्यान तथा अभयारण्य, है ना। कहते हैं कुछ राष्ट्रीय पार्क के बारे में बताया है। ठीक है, कहता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है,
इसमें से पूछता है सबसे ज्यादा, देखिए इसको अंडरलाइन करते हैं, एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा गिरी राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। इसमें से एक प्रमुख क्वेश्चन और पूछता है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? ठीक है, ये क्वेश्चन को हर बार देखा गया, हर बोर्ड के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना में। ठीक है, कंप्लीट है। एक इसमें से और पूछता है, गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है? तो पटना में ही स्थित है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है ये। चलिए आगे देखते हैं, जैव अपहरण क्या है? ठीक है, जैव अपहरण क्या है, देखते हैं इसको। कहता है, प्राकृतिक जनित तथा करोड़ों वर्षों के विकास की क्रिया में स्थापित अनुवांशिक गुणों में हेरा फेरी को जैव अपहरण कहते हैं। कहता है, देखिए, प्राकृतिक जनित तथा करोड़ों वर्षों की विकास की क्रिया में स्थापित अनुवांशिक गुणों में हेरा फेरी को जैव अपहरण कहते हैं। कहते देखिए कि मान लिया कोई पौधा है, ठीक है, किसी इसके गुण को इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया गया, ठीक है, जिसको हम लोग हाइब्रिड ये सब बोलते हैं, है ना। तो कहता है अनुवांशिक गुणों में हेरा फेरी जो किया जाता है उसी को हम लोग जैव अपहरण कहते हैं। कंप्लीट है, जो चलते आ रहा है बहुत ही प्रकृति के द्वारा, मान लिया कोई निर्मित है, ठीक है, जो करोड़ों वर्षों लाखों वर्षों से वही विकास की क्रिया स्थापित, लेकिन उसको अनुवांशिक गुणों में हेरा फेरी किया गया, उसी को हम लोग जैव अपहरण कहते हैं। कंप्लीट है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, बाघ परियोजना क्या है जिसको देखते हैं हम लोग। कहता है बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए, ठीक है, किसको? बाघों को, ठीक है, विलुप्त होने से बचाने के लिए बाघ परियोजना को 1973 में शुरू किया गया था। पूछेगा बाघ परियोजना क्या है? तो बाघ को विलुप्त होने से बचाने के लिए बाघ परियोजना को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 1973 ईस्वी में। ठीक है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में। क्यों हुआ था? तो बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए। कंप्लीट है। कहता है 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी, ध्यान दीजिएगा, कहता है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी कितना था? 55,000 थी। ठीक है, कितना था? तो 55,000 था। कब? 20वीं सदी के शुरुआत में। ठीक है, लेकिन 1973 में घटकर 1827 हो गई। समझिए कितना तेजी से घटा। कहां 55,000 थी, अब कहां घटकर 1973 में घटकर कितना हो गया? 1827। ठीक है, क्यों घट गया? कि लोग बाघों का शिकार कर लिए, है ना, इसके कारण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाघ पुराना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। बाघ की आबादी घटने के कारण
कि किस कारण से बाघ की आबादी घट गई। तो लिखा है कि व्यापार के लिए शिकार, ठीक है, व्यापार के लिए शिकार, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, सिमटती आवास, जनसंख्या में वृद्धि आदि। कहता है बाघ की आबादी घटने का मुख्य कारण क्या है? व्यापार के लिए बाघ का शिकार करना, ठीक है, और भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियां जो उनकी संख्या कम होना, ठीक है। जो छोटे छोटे जीव जंतु उनको हम लोग शिकार करके बेच दिए या फिर अपने भोजन के लिए उसको प्राप्त कर लिए। और कहता है सिमटती आवास, ठीक है, क्योंकि देखिए बाघ तो जंगल में रहती है ना, जंगल को हम लोग ने काटना शुरू कर दिया, ठीक है, ये भी एक समस्या है। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है, हम लोग अपने आवास के लिए, ठीक है, जंगल में हम लोग पैर पसार रहे, जंगल को काट काट कर अपना आवास बना रहे, तो ये भी क्या है? बाघ की आबादी घटने का कारण है। कंप्लीट है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे आगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बाघ परियोजना की सफलता, ठीक है, बाघ परियोजना की सफलता। कहता है बाघ परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। कहता है जो बाघ परियोजना है विश्व की सबसे अच्छा वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है, ठीक है। सबसे बेहतरीन परियोजना कौन है? तो बाघ परियोजना है। शुरू में इससे बहुत सफलता प्राप्त हुई। कहता है शुरुआत में बाघ परियोजना से बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त हुई थी, क्योंकि बाघों की संख्या बढ़कर 1985 में 4002 हो गया था, ठीक है। कहता है कि 1985 में बाघों की संख्या बढ़कर कितना हो गया था? तो 4002 हो गया था। और 1989 में 4334 हो गया था। ध्यान दीजिएगा कि शुरुआती समय में बाघों की संख्या बढ़ रही थी। 1985 में कितना हो गया? 4002 बाघों की संख्या, और 1989 में 4334 हो गए। वही देखिए, लेकिन 1993 में इसकी संख्या घटकर 36 तक पहुंच गई। कहता है 1993 में इसकी संख्या घटकर कितना हो गया? 3600 तक पहुंच गई, ठीक है। सोचिए शुरुआती समय में अच्छा ग्रोथ हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में ये घटकर कितना हो गया? 3600 तक ये पहुंच गई थी, ठीक है। अगर देखते, कहता है भारत में 37,761 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए 27 बाघ रिजर्व है। कहता है भारत में 37,761 वर्ग किलोमीटर पर 27 बाघ रिजर्व है, ठीक है। आगे है भारत में महत्वपूर्ण बाघ संरक्षण परियोजना, कि भारत में कौन कौन से बाघ संरक्षण परियोजना है तो देखते हैं। पहला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मानस बाघ रिजर्व, पेरियर बाघ रिजर्व, सरिस्का वन्य जीव प्रसोविया, और भी है, ठीक। ये सब क्या है? महत्वपूर्ण है बाघ परियोजना जहाँ होता है, ठीक है, जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। कौन कौन है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मानस बाघ रिजर्व, पेरियार बाघ रिजर्व और सरिस्का वन्य जीव
और पशु विहार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? किसी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट करके बताएं, उसे आने वाले वीडियो में उसको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समुदाय और वन संरक्षण। कहता है समुदाय और वन संरक्षण, ये क्या होता है? कहता है समुदाय कहने का मतलब क्या हो गया? एक जाति या समाज के लोग। ठीक है, तो देखते हैं। कहता है भारत के कुछ क्षेत्रों में, कहता है भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय, कहता है भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर वन्य जीव के आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे। कहता है ध्यान दीजिएगा कि भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय, वहां के जो स्थानीय रहने वाले लोग हैं, वो सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर वन्य जीवों के आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे, उनके संरक्षण के लिए काम कर रहे, क्योंकि ये वन और वनस्पतियों से दीर्घकाल से इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही। कह रहे वो क्यों जुटे? ठीक है, उनके संरक्षण में। तो कहता है कि वहां के जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं, उनके वन और वनस्पतियों से दीर्घकाल से इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही। कहता है वन और वन में होने वाले वनस्पतियों से जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही। इसके लिए वो सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर वो काम कर रहे। ठीक है, वन्य जीवों के स्थलों के संरक्षण के कार्य में जुटे हैं, कैसे वन को संरक्षण किया जाए। ठीक है, मिलकर काम कर रहे हैं वहां पे। कहता है कई क्षेत्रों में लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे। कहता है कई क्षेत्र तो ऐसा भी है जिसमें लोग स्वयं अकेले वन्य जीवों के आवासों की रक्षा कर रहे, सुरक्षा प्रदान कर रहे। ठीक है, कई क्षेत्र ऐसा है, ठीक है, वो अकेले अपने आप वन्य जीवों के आवासों की रक्षा कर रहे हैं वो। ठीक है, जैसे में देखते हैं, एक नीचे में एक एग्जांपल है। कहते हैं राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि, कहता है राजस्थान के अलवर जिला में 5 गांव के लोग, कहता है 5 गांवों ने मिलकर, कहाँ के? अलवर जिला के। अलवर जिला कहाँ? राजस्थान, है ना, कि 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डकवा बिहार चोरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून है। कहता है 1205 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरव देव डाकवा और बिहार चोरी घोषित कर दिए। जिसका क्या कहते हैं? जिसका अपना ही नियम कानून है। वहां के 5 गांवों ने मिलकर एक अपना ही नियम कानून बना लिया है, जो शिकार वर्जित करते हैं। ठीक है, तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन जीवन को बचाते हैं। कहता है जो उन्होंने एक नियम कानून बनाया, उसमें क्या था? वहां पर तो शिकार करना वर्जित है, शिकार करना मना है, और दूसरा जो बाहरी लोग घुसपैठ करते हैं, ठीक है, बाहरी लोग जो घुसपैठ करते हैं शिकार के लिए, उनसे वन प्राणियों को, वन्य जीवों को बचाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आदिवासी अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा वन्य जीवों से भावनात्मक एवं आत्मीय लगाव होता है। कहता है देखिए, जो आदिवासी होते हैं, जिसको हम लोग जनजाति भी बोलते हैं, है ना, अपने क्षेत्र में जो उनके क्षेत्र में पाए जाने वाला पेड़ पौधा तथा वन्य जीव होते हैं, उनसे भावनात्मक और आत्मीय लगाव होता है। ठीक है, एक दूसरे से भावना उनका जुड़ा होता है। ठीक है,
कहता है और अपने परिवेश में पाए जाने वाले संसाधनों के संरक्षण के प्रति ये अत्यंत सक्रिय तथा सचेत रहती है। कहता है कि देखिए, जैसे में हम लोग मान ले अपने घर में कुत्ता पालती, तो क्या एक दूसरे दोनों में भावनात्मक एक रिलेशन जुड़ जाता है। ठीक है, वही कहता है एक कुत्ते से हम लोग को लगाव हो जाता है। ठीक है, अगर एक दिन खाना ना खाए तो उसके लिए परेशानियां होने लगती है। तो वही कहता है जो आदिवासी लोग होते हैं, जो उनके क्षेत्र में पेड़ पौधे और वन्य जीव होते हैं, उनसे एक लगाव हो जाता है। ठीक है, एक प्रकार का रिलेशन बन जाता है। ठीक है, और उनके जो वहां के जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके संरक्षण के लिए अत्यंत सक्रिय तथा सचेत होती। कहता है वो उनकी सुरक्षा के लिए अत्यंत हमेशा तत्पर रहती। ठीक है, आगे देखती, जंगली पौधों के बीच आंधी के अंकुरण के मौसम में वन क्षेत्रों में नहीं जाते। कहता है जो आदिवासी होते हैं कि जंगली पौधों के बीज आंधी के अंकुरण के मौसम में वो वन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करती और पालतू पशुओं को भी जंगल में प्रवेश से रोकती। कहता है समझिए, वो इतने जंगल से जुड़े होते हैं कि जिस समय वन में बीज का अंकुरण होता है ना, जिस मौसम में, उस मौसम में वो जंगल में नहीं जाते, वन में नहीं जाते। और जो उनके पालतू पशुओं होती हैं उनको भी जंगल में प्रवेश करने से रोकती। ये उनका भावनात्मक संबंध होता है। ठीक है, वो वन के महत्व को जानते। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रजनन काल में मादा वन पशुओं का शिकार नहीं करते। जो आदिवासी होती हैं वो प्रजनन के समय में मादा जो फीमेल वन पशु होते हैं उसका शिकार वो नहीं करते। ठीक है, लेकिन वो आदिवासी लोग तो शिकार पे निर्भर, लेकिन वो देखो उनमें इतना समझदारी होती है कि जिस समय वो जो फीमेल एनिमल है ना प्रेग्नेंट होती है उस समय उसका शिकार वो नहीं करती। ठीक है, कि वन संसाधनों का उपयोग चक्रीय पद्धति से करते हैं। कहता है वन संसाधनों का उपयोग क्या करते हैं, चक्रीय पद्धति से करते हैं। ठीक है, क्यों? कि वो एक बार में उसका उपयोग नहीं करते, वो बारी बारी से हर एक चीज का उपयोग करती। ठीक है, कि उनकी एक पद्धति बना रहे। ठीक है, ना उनको कमी हो, ना किसी भी प्रकार का जो वन है उसको हानि पहुंचे। ठीक है, कहता है इस प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों के वन को स्वाभाविक संरक्षण प्राप्त हो जाता है। कहता है इस प्रकार जो जनजातीय क्षेत्रों के वन हैं उनको वो स्वाभाविक संरक्षण प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को रोकते हैं जंगल में जाने से। ठीक है, वो इतने भावनात्मक जुड़े होते हैं, वो जंगल में किसी भी पेड़ पौधे वन प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। सॉरी, ठीक है, तो इससे क्या होता है, वन को स्वाभाविक संरक्षण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि किसी भी चीज को हम लोग कष्ट ना पहुंचाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है चिपको आंदोलन। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चिपको आंदोलन। ठीक है, ये आपको साइंस में पढ़ना है चिपको आंदोलन क्या है। तो देखते हैं, कहता है उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। पूछेगा चिपको आंदोलन किनके नेतृत्व में हुआ था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन कंप्लीट। शुरुआत कहां से हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में।
से शुरुआत हुआ था। कहता है यह जनजातियों द्वारा 1972 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। ठीक है। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधों को घेर कर इसकी रक्षा करते थे। समझिएगा चिपको आंदोलन क्या था। कहता है ये जो आंदोलन है ये सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है। किनके नेतृत्व में? सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। इसमें क्या था कि वहां के जो व्यापारी थे, ठीक है, उनके द्वारा जंगलों के पेड़ों को काटा जा रहा था। ठीक है। तो उनसे बचाने के लिए, ठीक है, उनसे बचाने के लिए क्या किया गया? अपने जो वहां के पेड़ पौधे थे उनको अपने हाथ से पकड़कर पेड़ में चिपक जाते थे। ठीक है। जिससे वृक्षों की बचाव होती थी। जिसमें क्या था, रोल क्या था जो समझिए, जो व्यापारी लोग थे, 1 मिनट, जो व्यापारी लोग थे वो पेड़ों को अपने फायदे के लिए काटना शुरू कर दिए थे। ठीक है। जिससे वो खेल कूद का सामान, औजार बनाते थे और उसे बाजारों में जाकर बेचते थे। तो जो जनजाति लोग थे इसकी बचाव के लिए वो किसी भी पेड़ को काटते, चाहे हरा बड़ा पेड़ हो, सभी प्रकार के पेड़ों को वो काट रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, वहां के लोगों ने, जो जनजातीय लोग थे, वो पेड़ों को अपने से चिपक कर रखते थे। जब देखते थे कि ठेकेदार कुल्हाड़ी लेकर आ रहा है पेड़ काटने, तो पेड़ों से वो चिपक जाते थे और उस पेड़ को वो रक्षा करते थे। ये था चिपको आंदोलन। कंप्लीट है। कब शुरू हुआ? तो 1972 में हुआ। किनके नेतृत्व में? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। वन जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान। कहता है वन जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान, कि वन संरक्षण के लिए क्या क्या कानूनी प्रक्रियाएं है ना, किसी कानूनी के सहारे उसको बचाया जा सकता है। कहता है वन जीवों के संरक्षण के लिए नियमों तथा कानूनी प्रावधानों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। कहता है वन जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधानों और नियमों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय कानून। ठीक है। पहला क्या है? राष्ट्रीय कानून, नेशनल लॉ। ठीक है। इसमें देखते हैं तो भारत विश्व के उन देशों में से जिसमें पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान संविधान में किया गया है। कहता है भारत विश्व के उन देशों में से है जिसमें पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए संविधान में ही प्रावधान किया गया है। ठीक, संविधान में ही लिखा गया हमारा हक है, आपका हक है कि आप पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करें। ठीक है। कहता है संविधान की धारा 21 के अंतर्गत, कहता है संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 तथा 51 वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम। पूछता है एग्जाम में धारा 21 के अंतर्गत कौन सा कानून है, तो क्या है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम, धारा 21 में। इसके अनुच्छेद कौन कौन है? अनुच्छेद 47, 48 और 51 ए। कंप्लीट है। आगे है कि वन्य जीव सुरक्षा एक्ट। कहता है वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972, नियमावली 1973 एवं संशोधित एक्ट 1991 के अंतर्गत
पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। कहता है वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972, नियमावली 1973 एवं संशोधित एक्ट 1991 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। कंप्लीट है। वन मिनट। चलिए देखते हैं आगे। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत कहता है जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्थानीय, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर कमेटियां गठित करने का प्रावधान किया गया है। कहता है जैव संरक्षण अधिनियम 2002 के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है, जैव विविधता संरक्षण के लिए स्थानीय, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर कमेटियां कहता है कमेटियां गठित करने का प्रावधान किया गया, क्योंकि ये कमेटियां जो है वन को संरक्षण कर सके हर एक स्तर पर, चाहे स्थानीय हो या प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर हो, ठीक है, इसका सभी लोग संरक्षण कर सके, हर एक स्तर पर संरक्षण हो सके, ठीक है। नीचे में एक पॉइंट है कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जानवर बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मयूर घोषित किया गया है, ठीक है। कहते राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जानवर बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मयूर मोर को घोषित किया गया। इस बार के एग्जाम में पूछा गया था, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, दो शिफ्ट हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था भारत का राष्ट्रीय जानवर पशु कौन है, तो बाघ। और सेकंड शिफ्ट में ये था कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मयूर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था इस बार के एग्जाम में। अगला देखते, अंतरराष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ कहता है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दो या दो से अधिक राष्ट्र समूहों के द्वारा नियम तथा कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं, ठीक है। कहता है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दो या दो से अधिक राष्ट्र समूहों के द्वारा नियम तथा कानून प्रावधान बनाए गए हैं, ठीक है, वन्य जीवों के संरक्षण की, ठीक है। कहता है दो या दो से अधिक देश मिलकर कानूनी प्रावधान और नियम बनाए। कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन, 1971 में वेटलैंड्स का कन्वेंशन तथा विश्व प्राकृतिक एवं संस्कृति धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत बनाए गए। कहता है समझिएगा ध्यान से कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन, 1971 में वेटलैंड्स का कन्वेंशन तथा विश्व प्राकृतिक तथा संस्कृति धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे और सख्ती से पालन करके वन्य जीवों की रक्षा की जा सकती है, ठीक है। ये जो कमेटी बना था अंतर्राष्ट्रीय कानून, उसमें क्या था, विश्व के प्राकृतिक एवं संस्कृति धरोहर को संरक्षण प्राप्त किया जाना चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग को बचाना चाहिए, जो भी हमारा संस्कृति पौराणिक धरोहर है, ठीक है। इसके लिए इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है।
बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में वन जीव एवं वन जैव विविधता की उपयोगिता। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप लोग से आशा है कि सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग को अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनको तक पहुंचाइए। ठीक है, ये जो भी क्लास हो रहा है वो बोर्ड एग्जाम को लेकर। ठीक है, इसमें आपको बोर्ड एग्जाम से सभी टॉपिक को कवर कराया जाता है। ठीक है, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसके साथ आपको ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी करवाया जाता है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी है और नोट्स भी है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।